जोड़ते हैं इस चर्चा में। गौरांग, एक दौर की बातचीत हमने की है सुमित के साथ, जो एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये बताइएगा, रणनीति के लिहाज से फिलहाल क्या कुछ हमें हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि हम तिमाही नतीजों का भी एक आगाज होता हुआ देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिस्क कम है, वो भी उम्मीदों के हिसाब से कुछ खास उत्साहित नहीं रहने की ही आशंका दिखाई दे रही है नतीजों की भी। आपका क्या माहौल बन रहा है, क्या सोच बन रही है? धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। कविता, परिस्थिति ये है कि किसी प्रकार की टैरिफ आईटी क्षेत्र पर नहीं लगी है। घबराहट और डर अमेरिका में अर्थव्यवस्था में धीमापन, महंगाई दर ऊपर जाना और जो खर्च करने की ताकत पहले कंपनियां रखती थी आईटी के ऊपर, वहां पर कुछ गुंजाइश या कुछ तर्क या फिर कुछ सोच ऐसी लगाई जा रही है कि उस पर असर पड़ेगा, जिससे आईटी क्षेत्र की कंपनियों के परिणाम जो है वो थोड़े कमजोर आएंगे। दूसरी बात, जो आपने नतीजों की बात की चौथी तिमाही के, तो ऐतिहासिक तौर पर आईटी क्षेत्र के चौथी तिमाही के नतीजे हमेशा कमजोर रहते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, अगर आप हमें पूछे तो हमें लग रहा है कि ये छोटी मध्यम अवधि के लिए शायद आईटी क्षेत्र और आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर थोड़ा बहुत नकारात्मक असर प्रकट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि की है और जिस प्रकार से तीसरी तिमाही के बाद कुछ कंपनियों ने अपने कारोबार को लेके भविष्य में जो भविष्यवाणी की है या टिप्पणी करी है, वो काफी सकारात्मक है। आज के तारीख में अगर आप हमें पूछें तो जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में हमारी खरीदारी की राय आईटी क्षेत्र में आज भी बरकरार है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। कविता, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी समस्या आईटी क्षेत्र के लिए खड़ी करके या उभर करके आएगी। दिग्गज में, मझौले में और छोटे सभी प्रकार के आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। केवल मात्र छोटी अवधि में शायद दबाव हो सकता है और चौथी तिमाही के नतीजे अगर अनुमान से थोड़े कमजोर आए तो शायद थोड़ा बहुत दबाव और बढ़ सकता है। आगे बढ़ाते हैं गौरांग, थोड़ा सा फार्मा को लेकर भी चिंता छटी हुई दिखाई दे रही है। राहत तो है, बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी सामने आई है जहां पर खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। जो यूएस फेसिंग फिलहाल कंपनियां हैं उनकी तमाम बातें हो रही है, किस तरह से राहत दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये बताइएगा, राहत कब तक है? और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस तो ये भी कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा आने वाले वक्त में हो सकता दिखाई दे सकता है, अगर कोई बातचीत नहीं की जाए, नेगोशिएशन नहीं की जाए। हालांकि यूएस का भी एक स्टैंड है कि फार्मा एज अ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिलहाल कोई छेड़छाड़ के सिग्नल्स नहीं दिए गए हैं। लेकिन ये राहत कितनी बड़ी? देखिए कविता, मेरे ख्याल से बहुत ही समझदारी से फार्मा क्षेत्र पर किसी प्रकार का टैरिफ लगाने की कोशिश नहीं की गई है अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से। और इसका मुख्य कारण यह है कि भारत एक अहम भूमिका निभाता है जहां तक दवाइयों की सप्लाई, खास करके जो जेनरिक्स होती हैं जो भारत से अमेरिका में जाती हैं। अगर कुछ छेड़छाड़ करते फार्मा के ऊपर टैरिफ को लेकर के तो महंगाई बढ़ जाती, वहां पर दवाई के दाम बढ़ जाते, ये स्वाभाविक है, और फिर लोगों के रोजमर्रा के जीवन में तकलीफें बढ़ जाती और खर्च बढ़ जाता। तो और ऐतिहासिक स्तर पर कविता, अगर आप देखने जाएं तो भारत पूरी दुनिया के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगी, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। जिस प्रकार की उत्पादन क्षमता हमारे पास है, उन अनुभव है और आर&डी पे जिस प्रकार से हम निवेश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि, और आज एक नीजक रिएक्शन आपने देखा कमूमन सभी कंपनियों के ऊपर, फिर वो सन फार्मा हो, जाइडस हो, सिप्ला हो, डीबीज हो या फिर दूसरी कोई कंपनी हो, ऊपर की तरफ खुले और फिर धीरे धीरे करके वास्तविकता सामने आई और फिर थोड़े बहुत ऊपरी स्तर से नीचे आए हैं। लेकिन हम लंबी अवधि के लिए फार्मा क्षेत्र पर भी सकारात्मक नजरिया लेकर के चल रहे हैं। सन फार्मा, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, जाइडस वेलनेस, जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लेबोरेटरीज, ये ग्लेन फार्मा जैसी कंपनियां हैं, सभी पर मेरे ख्याल से कमूमन सकारात्मक नजरिया है।